फ्रेंड्स, मैं प्रोनाउन का सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ और फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सब इस वीडियो को देखने के पहले प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम प्रोनाउन के जो पार्ट्स थे उनमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज़ है, बहुत सारा कलेक्शन है, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेपरेट करना है एक तरीके से। तो सेपरेट करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को पिक करना है, तो उस चीज़ को ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नाम दिया गया है। देखते हैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी वन, एनी वन, ईदर, नीदर, नन, एनी वन। जो ये हैं बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ईच एंड एवरी वन। ईच अलग होगा, एवरी वन अलग होगा। ईच का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को दर्शाने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। कोई भी दो चीज़ें हैं या दो से अधिक चीज़ें हैं, तो उनमें से किसी एक को या प्रत्येक को दर्शाने के लिए एक एक चीज़ को, जैसे तीन चीज़ें हैं तो हम तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, उस चीज़ को दर्शाएंगे, तो उसके के लिए हम ईच या एवरी वन यूज़ करेंगे। अब ईच और एवरी वन में डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा अंतर है। ईच में जब बात करेंगे तो हम एक एक चीज़ की बात करेंगे अलग अलग, और जब एवरी वन में बात करेंगे तो हम एक एक चीज़ की एक साथ बात करेंगे कि तीन चीज़ें हैं, वो तीनों की तीनों। जब तीनों की बात होगी तब एवरी वन यूज़ होगा, और जब उनमें से किसी एक की बात होगी, एक एक करके हम तीनों की बात करेंगे, तो ईच का यूज़ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम से। ईच ऑफ माई पेरेंट्स इज़ गोइंग टू अटेंड द पीटीएम। पीटीएम क्या होता है? पेरेंट टीचर मीटिंग होती है आजकल स्कूल्स में। तो ईच ऑफ माई पेरेंट्स इज़ गोइंग टू अटेंड द पीटीएम। क्या है? पेरेंट्स क्या है? दो हैं, मदर फादर, दो जने हैं, दो जनों के बारे में बात हो रही है। तो वो कहना चाह रहा है एग्जाम्पल कि ईच ऑफ माई पेरेंट्स मतलब दोनों के दोनों, दोनों की बात हो रही है, एक एक को डिफाइन कर रहा है अलग से। ईच मेरी माँ और मेरे पापा दोनों के दोनों पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने जाएंगे या जा रहे हैं। दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जिसने पेरेंट्स की बात करी तो उसने माँ की भी बात कर ली और पिता की भी बात कर ली, और ये बता रहा है कि दोनों के दोनों पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। ईच ऑफ द 11 प्लेयर्स हैव परफॉर्म वेरी वेल ड्यूरिंग द मैच। जो 11 जने थे, एक टीम में 11 जने होते हैं, क्रिकेट टीम ले लो आप, क्रिकेट टीम में 11 जने होते हैं। तो वो बताना चाह रहा है कि जो 11 के 11 जने थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरे मैच के दौरान। तो एक एक करके 11 लोगों का को उसने कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसलिए ईच का प्रयोग किया है यहाँ पे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एवरी वन ऑफ द 9 मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इन द फेवर ऑफ प्रपोजल। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि एवरी वन, 9 के 9 लोगों के बारे में एक साथ बात कर ली कि 9 के 9 लोग, सब जो कमेटी के थे, वो फेवर में हैं किसके? प्रपोजल के फेवर में। ठीक है, पर 9 लोगों की एक एक करके बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ एवरीवन आएगा या ईच आएगा। क्या ये जो एवरीवन लिखा है यहाँ पे करेक्ट है? नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। यहाँ पर ईच होना चाहिए, क्योंकि हम आगे जानेंगे इसमें रूल में कि जो डेफिनेट नंबर्स है, जो डेफिनेट नंबर्स है, देखो आप यहाँ 9 है, यहाँ 11 है। जैसे माय पेरेंट्स, यहाँ पे भी डेफिनेट पता लग रहा है ना हमें। पेरेंट्स क्या दो ही होंगे? एक मदर एक फादर, तो 2 है यहाँ पे। तो यहाँ तो ईच आना चाहिए, एवरीवन नहीं आएगा, ईच आएगा। तो ईच ऑफ द 9 मेंबर्स ऑफ द कमिटी। अब देखो यहाँ पे आर भी आ रहा है। आर यहाँ पर सही होगा या गलत होगा? आर यहाँ पे गलत होगा, इस होगा यहाँ पर। इस क्यों होगा? ईच वाले, हम जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम सिंगुलर लेके चलते हैं चीज़। हम बहुत सारे में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं या बहुत सारों को एक एक करके बताते हैं। जब हम एक सिंगुलर चीज़ की बात करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? ईच, इज होगी। तो ईच ऑफ द 9 मेंबर्स ऑफ द कमिटी इज़ इन द फेवर ऑफ प्रपोजल। कमेटी के जो 9 मेंबर है वो सभी
फेवर में है। आप सभी की बात कलेक्टिव बात कर ली, पर एक एक करके ईच, हर एक मेंबर जो कमेटी का है वो फेवर में है प्रपोजल के, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रेडी टू अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको कि डेफिनेट नंबर नहीं है, स्टूडेंट्स कितने भी हो सकते हैं, 60 हो गए, 40 हो गए, नहीं है। ईच लगाया हुआ है, ठीक है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि कितने में मेंबर हो क्या फ़र्क पड़ता है, सभी के बारे में एक एक करके उसने बात कर ली कि सभी के सभी रेडी हैं क्लास, एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने के लिए। हर एक मेंबर रेडी है क्लास को अटेंड करने के लिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो हर एक के लिए तो हम एवरीवन भी लगा सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ना कि सभी के सभी रेडी हैं, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ईच भी सही है, प्लस यहाँ अगर हम एवरी वन भी लगाते हैं तो वो भी सही होगा। तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है कि ईच और एवरी वन में डिफरेंस क्या है, दोनों कहाँ यूज़ होंगे। देखते हैं आगे नोट्स में। वी यूज़, हमने लिखा भी हुआ है नीचे यहाँ पे, वी यूज़ ईच फॉर डेफिनेट नंबर्स एंड एवरी वन फॉर इनडेफिनेट नंबर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेफिनेट नंबर के लिए ईच यूज़ हो रहा है तो इसको हम इनडेफिनेट में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं हम, और वाइस वर्सा इसका फॉलो करेगा। बट मोस्टली कैसे, जब डेफिनेट नंबर्स की बात आ जाती है तो हम प्रेफरेंस देते हैं ईच को, और जब इनडेफिनेट नंबर की बात आती है तो हम ईच या एवरी वन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू मोर देन वन बट वन एट अ टाइम। हम जब बात कर रहे थे ऊपर कि हम सिंगुलर क्यों यूज़ करते हैं, वो हमने लिखा है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता तो है कि हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, बट एक बार में एक ही की बात करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर, उसे सिंगुलर इसीलिए कंसिडर करते हैं। तो हमने देखा कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर रहे थे हम, आर की जगह इज़ यूज़ किया, वर की जगह वॉज यूज़ किया, तो ये इसीलिए यूज़ किया। जैसे यहाँ पर हैव है तो हैज़ होगा, यहाँ पे यहाँ आर है तो इन होगा, सॉरी इज़ होगा। तो जहाँ भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म आ रही है वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के केस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की एरर्स दे सकते हो। तो मैंने ये जो एग्जांपल दिया है, जैसे ईच ऑफ द 11 प्लेयर्स हैव परफॉर्म वेरी वेल ड्यूरिंग द मैच, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान तो वैसे यहाँ होगा कि यहाँ ईच आएगा या कुछ और आएगा, ईच आएगा नन आएगा नहीं, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ पे हैज़ भी करेक्शन में होगा। तो आप देखना एग्ज़ाम में इसी तरीके की एरर्स आ सकती है आपके। नेक्स्ट चलते हैं हम यूज़ में। ईदर 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 किस लिए यूज़ करते हैं? दो में से कोई एक को बताने के लिए, है ना। हमने पढ़ा है ना, ईदर दिस और डैट, या तो यह या वो होता है। तो किसी एक चीज़ को दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दो में से ईदर को यूज़ करते हैं। फिर हमने नीचे एनी भी लिख रखा है, तो एनी का यूज़ कब करेंगे? एनी मतलब जब चीज़ें दो से ज़्यादा हो जाएंगी। ईदर तो सिर्फ दो के लिए यूज़ करते हैं, दो में से किसी एक, पर दो से ज़्यादा आ जाए नंबर, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो हम एनी का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। ईदर ऑफ द टू डांसर्स विल परफॉर्म ऑन द स्टेज। देखा, तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? टू डांसर मेंशन है, इसलिए ईदर यहाँ पे करेक्ट होगा। जस्ट सपोज हम ईदर ऑफ द टू डांसर ना लिख के हम यहाँ पे टू को हटाएं, ईदर ऑफ द डांसर विल परफॉर्म ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे ईदर सही होगा क्या? नंबर हमें नहीं पता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी डांसर्स हो सकते हैं। तब यहाँ हम ईदर का यूज़ ना करके एनी का यूज़ करेंगे। किस केस में? जब यहाँ पे टू मेंशन नहीं है। तो क्या होगा? सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? ईदर ऑफ द टू डांसर्स विल परफॉर्म ऑन द स्टेज, ये सही है। इसको हम ऐसे लिखें, एनी ऑफ द डांसर्स विल परफॉर्म ऑन द स्टेज, वो भी सही होगा, ठीक है। तो जब टू हमें पता है कि जब दो लोगों की बात हो रही है और उनमें से कोई एक परफॉर्म करने वाला है तो हम ईदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ईदर ऑफ माई पेरेंट्स आर गोइंग टू अटेंड द पीटीएम, और इज़
तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो जब हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पढ़ा कि वो सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है, एक बार में वैसे एक जने की ही बात करते हैं हम उसमें, तो इज़ यूज़ होगा, आर नहीं यूज़ होगा इसमें। तो ईदर ऑफ माई पेरेंट्स इज़ गोइंग टू अटेंड द पीटीएम। अब हम सोच रहे हैं कि ईदर क्यों यूज़ करा, ये नंबर तो लिखा ही नहीं, टू तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। जब पेरेंट्स है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक पति होगा, एक पत्नी होगा, एक माँ होगी, एक पिता होंगे, तो दो जनों की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो ये डेफिनेट है, इसलिए हम यहाँ पे ईदर लिखा है और ये बिल्कुल सही होगा सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ईदर ऑफ माई सिस्टर्स हैज़ सेंट मी राखी। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है, ईदर ऑफ माई सिस्टर सेंट मी राखी। अब यहाँ पर ईदर आना चाहिए या एनी आना चाहिए, यहाँ टू कहीं नहीं लिखा हुआ है। ईदर ऑफ माई टू सिस्टर, सिस्टर किसी के दो बहनें होती है, किसी के तीन होती है, किसी के एक होती है, किसी के एक भी नहीं होती है। चलो एक भी नहीं है वाला तो केस है ही नहीं यहाँ पे। और सिस्टर्स की बात कर रहा है तो एक से ज़्यादा है, तो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। तो ईदर ऑफ माई सिस्टर हैज़ सेंट मी राखी, तो मतलब ईदर ना आके यहाँ पे क्या आएगा, एनी का यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, हमें पता नहीं है कि यहाँ दो की ही बात हो रही है, दया दो ही सिस्टर है। अगर यहाँ मेंशन होता ईदर ऑफ माई टू सिस्टर्स हैज़ सेंट मी राखी तो वो करेक्ट होता, बट अभी यहाँ पे एनी का यूज़ होगा बिकॉज नंबर मेंशन नहीं है, हमें पता नहीं है कि दो लोगों की बात हो रही है या ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम एनी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईदर ऑफ योर फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखो यहाँ पे ईदर और यहाँ तो वाज आएगा, वर आएगा ही नहीं, क्यों, सिंगुलर की बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो ईदर ऑफ योर फ्रेंड्स नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, अब अगर यहाँ पे भी हमें पता नहीं है, दो फ्रेंड्स की बात हो रही है। फ्रेंड्स तो कितना भी ग्रुप, बड़ा ग्रुप हो सकता है, 5 जने हो सकते हैं, 6 जने होते हैं, तो यहाँ पे भी हम करेक्शन करेंगे, ईदर की जगह एनी या एनी वन का यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, या ठीक है, या फिर एनी वन ऑफ द फ्रेंड्स वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, ये यहाँ इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा यहाँ पे। तो आपको यूज़ समझ में आ गया, ईच एंड एवरी वन, ईदर एंड एनी का। नेक्स्ट देखते हैं हम नीदर, और एग्जांपल देखते हैं पहले इसके, ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। हाँ, यहाँ पे देखो, ईदर ऑफ द 5 फ्रेंड्स हैज़ इन्फॉर्म दी पुलिस। सिंगुलर है, सबसे पहले चेक करेंगे वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। ईदर ऑफ द 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स की बात हो गई, तो ईदर का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, एनी, एनी आएगा या फिर एनी वन आएगा। यहाँ पे एनी वन ऑफ द 5 फ्रेंड हैज़ इन्फॉर्म द पुलिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द 3 चिल्ड्रन, सेम केस है, 3 आ गया, दो से ज़्यादा की बात हो गई तो एनी आएगा यहाँ पर, ईदर नहीं आएगा। तो नोट में देखते हैं हम क्या है, वी डू नॉट यूज़ ईदर व्हेन देयर वर द मेंबर्स ऑफ द पर्सन आर मोर देन 2। जब नंबर ऑफ पर्सन जब दो से ज़्यादा हो तो हम यूज़ नहीं करेंगे ईदर का, रादर वी यूज़ एनी या एनी वन। हमने देख लिया एग्जाम्पल में, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे नोट के तरीके से लिख दिया है कि जब दो की बात कर रहे हैं, दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो हम ईदर का यूज़ करेंगे, और जब दो से ज़्यादा में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो हम एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नीदर नोर, नीदर और नन। तो नीदर क्या होता है, दो में से कोई नहीं। जैसे ईदर है, ईदर का अपोजिट है बिल्कुल, ईदर में से मतलब ईदर में दो में से कोई, और इसमें नीदर में होगा दोनों में से कोई नहीं। देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। और नन क्या होगा, जब दो से ज़्यादा की बात है, जो एनी का अपोजिट है बिल्कुल, कि नन जब 3 लोगों की बात करेंगे, 5 लोगों की बात करेंगे, या पता है इनडेफिनेट नंबर्स की बात करेंगे, तो हम नन का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। नन ऑफ माई पेरेंट्स इज़ गोइंग टू अटेंड पीटीएम, ठीक है। तो मेरे माता और पिता में से पीटीएम में कोई नहीं जा रहा, बट हमने यहाँ देखा माता पिता 2 जने हैं, सिर्फ 2 जनों की बात हो रही है, डेफिनेट है 2 जने ही होंगे, तो यहाँ पे नन ना हो के क्या होगा, नीदर होगा, यहाँ पे नीदर यूज़ होगा।
तो क्या सेंटेंस बनेगा, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स इज गोइंग टू अटेंड द पीटीएम। पीटीएम क्या होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, हमने ऊपर भी देखा ये एग्जाम्पल। तो ऊपर कह रहा था कि वो पीटीएम अटेंड करने जा रहे हैं, यहाँ कह रहा है वो उनमें से कोई नहीं जा रहा है, तो नीदर ऑफ माई पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीदर ऑफ माई सिस्टर वॉज प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, बोथ वर इन दिल्ली। रीज़न क्या दे दिया उसने साथ में। तो जब हम इस सेंटेंस को हाइड करते हैं, एक बार इस सेंटेंस को भूल जाते हैं हम यहाँ पर। अब देखते हैं, नीदर ऑफ माई सिस्टर वर प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। क्या हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि सिस्टर्स दो ही हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। जब ये सेंटेंस नहीं है बोथ वर इन दिल्ली, तो हमें बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है या तीन सिस्टर्स की बात हो रही है या दो की बात हो रही है। तो यहाँ तब क्या होगा, इस केस में जब सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बर्थडे पे आके, तो यहाँ हम नन का प्रयोग करेंगे। लेकिन तो अभी सेंटेंस क्या बन गया, अच्छा नन ऑफ, यही सेंटेंस देखो थर्ड सेंटेंस में लिखा है जो मैंने अभी ऊपर लिखा आपका, नन ऑफ माई सिस्टर वॉज प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। तो ये सेंटेंस यहाँ पर आ गया, इसका करेक्शन कि जब यहाँ पे नंबर पता नहीं लग रहा है, सिस्टर दो है तीन है, तो हमने क्या किया, दो से ज़्यादा माना इसको और नन का प्रयोग कर लिया, ठीक है। बट इस केस में देखो, जब आप सेकंड एग्जांपल की बात करते दोबारा से, नीदर ऑफ माय सिस्टर, हमने नीदर क्यों लगाया वो समझाना चाहता हूँ मैं आपको। नीदर ऑफ माय सिस्टर वर प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे, बोथ वर इन दिल्ली। बोथ, बोथ किसके लिए होता है, दो जनों के लिए यूज़ होता है ना बोथ। तो इससे पता लग रहा है हमें, इससे यहाँ पता लग रहा है कि दो सिस्टर्स की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे नीदर का प्रयोग किया है। तो अगर यहाँ मेंशन नहीं है कि वो नीदर ऑफ माई टू सिस्टर्स मेंशन नहीं है, फिर भी आगे क्लोज में जो सेंटेंस का अगला पार्ट होता है उसको क्लोज बोलते हैं। तो उस क्लोज में अगर कहीं ना कहीं हमें पता लग रहा है कि वो दो लोगों की ही बात कर रहा है, तो हम नीदर का प्रयोग कर लेंगे। और हमें कहीं से भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि वो दो की बात कर रहा है, दो से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो हम वहाँ पे नन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नीदर ऑफ द सेवन मेंबर्स हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल। अच्छा, एक और करेक्शन है इन दोनों सेंटेंस में, जो ऊपर नीदर वाले हमने देखे थे। हमने बोला था सिंगुलर वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब की जगह हम वाज करेंगे यहाँ पे। क्यों करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो किसी बात तो सबकी करते हैं, पर एक बार में एक की बात करते हैं, इसलिए सिंगुलर। बट बोथ, यहाँ पे बोथ वर्ड लगा है, प्लूरल वर्ड है, तो वर्ब सही है यहाँ पे, इधर वॉज होगा, और माई सिस्टर वॉज होगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर ऑफ द सेवन मेंबर्स हैज़ अप्रूव्ड, सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है। नीदर, अब देखो यहाँ पे सेवन आ गया, नीदर का भी यूज़ होता है दो के लिए, और दो से ज़्यादा आ जाए तो क्या यूज़ होगा, नन। नन ऑफ द सेवन मेंबर हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल, सात मेंबर में से किसी ने भी प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया। तो नोट देख लेते हैं इसका, वी डू नॉट यूज़ नीदर व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर मोर देन टू। दिख रहा है, नीदर का प्रयोग हम कब नहीं करेंगे, जब चीज़ें दो से ज़्यादा हो जाएं, तब हम क्या यूज़ करेंगे, नन, ठीक है। और जब दो की बात करें तो हम नीदर यूज़ करेंगे, उस केस में पॉजिटिव केस में ईदर यूज़ करेंगे, और वहाँ एनी यूज़ करेंगे, यहाँ पे नन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारा, जिसके बारे में हमने बात करी, ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, नन, एनी। इनके यूजेस आपको समझ आए होंगे कि सिंगुलर, सबसे पहले तो वर्ब सिंगुलर होगी सब में, और एक बार में एक की बात कर रहे होते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये आपको अवश्य ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही जने की बात होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट कौन सा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेट नंबर अभी हमने देखे 7, 2, 3, 4, 5, 40, 60, मतलब डेफिनेट है, पता है, फिक्स है, कि हमें पता लग रहा है सेंटेंस से कि ये फिक्स है। बट कुछ सेंटेंस ऐसे भी बनते हैं इसमें नंबर फिक्स नहीं होते, जैसे 60 बच्चे हैं हमारे क्लास में, तो देर वर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 60 बच्चे थे क्लास में, कब तक, टिल मॉर्निंग, नाउ सम हैव गोन, कहाँ चले गए,
घर चले गए या कहीं चले गए, कुछ चले गए, हमें नहीं पता कितने गए। 60 बच्चे थे सुबह, बट अभी जब हम लंच ब्रेक में देख रहे हैं तो बच्चे कम रह गए हैं, तो कुछ वहाँ से चले गए। कुछ कितने गए, 2 गए, 3 गए, 5 गए, कुछ नहीं पता हमें। सम हमने यूज़ कर लिया, सम है गोन। ठीक है, तो ये देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस के वर्ड्स कौन कौन से आते हैं इसमें। सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, सम वन हो गया और वन। ये इनडेफिनेट है, मतलब पता नहीं। अब ये हम सोच रहे होंगे ये वन है, तो वन तो वन होता है। अरे ये वो वाला वन नहीं है, वन नंबर वाला वन नहीं है। ये वन हम मतलब किसी को एड्रेस करके बात करते हैं। वो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। देयर वर 8 पपीज अलाइव टिल मॉर्निंग बट नाउ सम हैव डाइड। क्या कह रहा है वो? जब सुबह हमने देखा तो 8 पप्पी थे। पप्पी क्या होता है? कुत्ते के डॉगी के जो बेबीज होते हैं उन्हें पपीज़ बोलते हैं। तो जब हमने देखा तो 8 पपीज़ थे वहाँ पे सुबह। बट नाउ सम हैव डाइड। कुछ लोग, कुछ उनमें से मर चुके हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं। कुछ कितने नहीं पता, इंडेफिनेट की बात हो गई, तो इंडेफिनेट मतलब सम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फ्यू भी तो आ सकता था। फ्यू फ्यू भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता था? फ्यू आ सकता है जब बिल्कुल लिट बहुत कम की बात हो रही होगी। जब यहाँ 8 पपी है और एक ही मरा होगा, हमें पता नहीं है, चलो बहुत कम मरे होंगे। चलो यहाँ पे मान लेते हैं 50 पपीज़ थे, उनमें से एक आध दो मर गए। तो जब बहुत क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए है उस चीज़ की, तो फिर हम फ्यू का यूज़ करेंगे। बट वैसे यहाँ पे सम का यूज़ अभी प्रेफरेंस हमको देंगे, क्योंकि हमें इंडेफिनेट पता नहीं है कि कितने अभी मरे हैं। पर 8 नहीं है अब पूरे वहाँ पर। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है। देयर वर 8 पपीज अलाइव टिल मॉर्निंग बट नाउ सम हैव डाइड। यहाँ पे जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पे डाइड है वो मैन वर्ब है। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डाई की थर्ड फॉर्म है मैन, डाइड। और सम का है, सम किसकी जगह पे आ गया? प्रोनाउन की जगह पे आ गया। प्रोनाउन कहाँ पे आता है? नाउन की जगह को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। और प्रोनाउन तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सम प्रोनाउन है। डायरेक्ट वो हम पर्सनल प्रोनाउन में क्या यूज़ करते थे? ही, शी, आई, वी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे। यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो ये जो सम है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इन कैनेडा मैनी पीपल ऑफ आवर कंट्री लिव। हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं, ये कहना चाह रहा है। मैनी कितने, गिने नहीं, तो मैनी है, बहुत सारे हैं। मैनी पीपल, ठीक है, अनकाउंटेबल है, पता नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल इनडेफिनेट है, मतलब पता नहीं है। काउंटेबल तो है, काउंटेबल है अगर वहाँ जाके काउंट कर रहे हैं हम, या वीज़ा से या उनकी लिस्ट निकाल रहे हैं कि कितने लोग इंडिया से कनाडा गए, तो हमें पता लग सकता है। काउंटेबल तो है, बट इनडेफिनेट है, अभी हम पता नहीं है कि कितने लोग गए। तो इनडेफिनेट चीज़ों की बात करते हैं तो हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इन कैनेडा मैनी पीपल ऑफ आवर कंट्री लिव। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में। वन शुड लव हिज ओन कंट्री। हम देख रहे थे कि वो ऊपर जो हमने वन देखा था कि इंडेफिनेट प्रोनाउन में वन आ रहा है, तो वो वन नंबर वाला वन नहीं था। वो क्या है? वन है वही, पर मीनिंग क्या निकलता है सेंटेंस का? वन शुड लव हिज ओन कंट्री। क्या सही होगा? नहीं, यहाँ हिज ना होके, हमें पता नहीं है ना। वन 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 किसके बाद आ रहा है? जेंडर पता नहीं है हमें इसका। कैसे नहीं पता? वन लड़का भी हो सकता है। वन की जगह हम क्या कह सकते हैं? ईच मैन बोल सकते हैं, ईच बॉय बोल सकते हैं, एवरी बॉय, कुछ भी बोल सकते हैं ना। एवरी बॉय शुड लव हिज ओन कंट्री, ये बन सकता था। एवरी बॉय की बात हो रही है, जस्ट सपोज वन की जगह यहाँ पे गर्ल हो जाता। एवरी गर्ल शुड लव हिज ओन कंट्री, तो क्या गर्ल के आगे हिज लगाओगे? गर्ल के आगे तो हर लगता है। गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है? हर लगता है ना। तो वन शुड लव हिज ओन कंट्री ना होके क्या होगा? वंस लगेगा यहाँ पे।
वन अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वन शुड लव वंस ओन कंट्री। तो इसमें जेंडर का केस ही ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ कुछ भी लगाओ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। अगर आप गर्ल लगाओगे तो इधर हर लगा दो वन की जगह। अगर वन को हटा के आप यहाँ वन को हटा के गर्ल लगा रहे हो तो यहाँ हर लगा देंगे, यहाँ बॉय लगा रहे हो तो हिस लग जाएगा। और वंस की वन की बात कर रहे हैं तो वंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव केस कैसे शो करेंगे, वन शुड लव वंस ऑन कंट्री। हर एक व्यक्ति को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए या करना चाहिए, ये इस सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, तो हमने इसको नोट में लिखा है, इफ़ वी यूज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन वन इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब यहाँ सब्जेक्ट आता है, then we use once as possessive case and oneself as reflexive pronoun। तो आप जब पार्ट 1 देखेंगे इस वीडियो का प्रोनाउन का, तब आपको समझ आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, वन सेल्फ। तो वन सेल्फ एज ए प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा यहाँ पे, और वंस एज ए पॉसेसिव केस यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पॉसेसिव केस का तो एग्जांपल हमने देख लिया। पॉसेसिव केस का एग्जांपल तो ये रहा। तो यहाँ पे वंस करेंगे और सेंटेंस बना लेंगे हम, वन शुड लव वंस ऑन कंट्री। ये तो पॉसेसिव केस का एग्जांपल हो गया। अब चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, वन शुड लव वन सेल्फ। ठीक है, खुद एक व्यक्ति को खुद से प्यार करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो व्यक्ति क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो उनने बात कर दिया, जैसे एवरी सिटीजन बात होती है, प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते तो एवरी सिटीज़न की बात होती है, सिटीजनशिप की बात होती है। एवरी सिटीजन में क्या होता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़का, लड़की, सब इक्वल उसमें आ जाते हैं, कंसिडर कर लिया जाता है। ऐसे ही वन का प्रयोग भी इसी तरीके से किया जाता है। तो जब वन की बात हो रही है तो इसमें लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गया, बच्चे आ गए, जो भी हैं हर एक की बात कर ली यहाँ पे। तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, वन शुड लव वन सेल्फ, हर एक इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस हो गया। और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इनडेफिनेट। तो वन मतलब ये एक की बात कर दी ना एक बार में, क्या एक की बात एक बार में हर एक की बात कर दी। डेफिनेट इनडेफिनेट है, 60 जने हैं, वो 60 जनों के एक झुंड में जाके बोल रहा है कि सबको अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो बट पता नहीं है हमें कि 60 है कि 70 है। तो 60 लोगों के लिए बोले या 130 करोड़ लोगों के लिए बोले या 6 करोड़ लोगों के लिए बोले, तो सब एक एक की बात हमने यहाँ पे कर ली है। तो वन शुड लव वन सेल्फ इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो अब आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन समझ आ गया। तो अगला जो पार्ट होगा, पार्ट 3 प्रोनाउन का, उसमें हम 2 प्रोनाउन और पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन की एरर्स और फिल इन द ब्लैंक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो ज़रूर पढ़ेंगे। उसको टॉपिक इसलिए अलग किया है क्योंकि वो लेंदी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका पार्ट 3 में मैं लाऊंगा। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि शॉर्ट वीडियोज़ हो, तो एक बार में कम पढ़ें तो ज़्यादा समझ आती है चीज़ें। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।